दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की शॉर्ट एडवर्टीजमेंट रिलीज हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस शॉर्ट एडवर्टीजमेंट के आने के बाद पहली बार एपीएफसी और ईओ एग्जाम के बारे में सुना होगा, जिनको पहले इन एग्जाम्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और अब उनके मन में सवाल होगा कि सर ये एपीएफसी क्या होता है, ईओ क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, हमें कौन सी पोस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, किन पोस्ट के लिए एग्जाम रेगुलर होते हैं, किन के लिए रेगुलर नहीं होते हैं। तो जितने भी आपके डाउट हैं इन दोनों पोस्ट के रिगार्डिंग वो इस वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मैं इन पोस्ट के बीच में आपको क्लियर कट डिफरेंस बताने वाला हूं। एंड दोस्तों वीडियो उन बच्चों के लिए जो कि अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई उनको एपीएफसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो बाकी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अवेयरनेस स्टेज पे जो बच्चा है वो ये वीडियो पक्का देखे। एंड दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इन एग्जाम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक जगह पे चाहते हैं तो आप हमारी एक कंप्रिहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि आपको एपीएफसी और एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस गाइड बुक में मिलने वाली है कि भाई एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, आपको सब चीजें यहाँ पे पता लगेंगी। और ये गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन की, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि भाई एपीएफसी और ईओ के बीच में क्या डिफरेंस है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको दो वर्ड्स और समझने पड़ेंगे, वो है यूपीएससी, ईपीएफओ। देखिए ये एक एग्जाम होता है यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड ईओ, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं। यहां पर एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है यूपीएससी। लेकिन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप यूपीएससी में जॉब नहीं करोगे। यूपीएससी सिर्फ यहां पर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का रोल प्ले कर रहा है। जो एरिया या जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनोगे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, वो है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आप ये एग्जाम क्वालिफाई करके ईपीएफओ के एम्प्लॉय बन जाओगे। और ईपीएफओ में जब आप एम्प्लॉय बनोगे तो आप दो पोस्ट पे एम्प्लॉय बन सकते हो कि भाई या तो आप ईपीएफओ ज्वाइन करोगे एज एन असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, या फिर आप ईपीएफओ ज्वाइन करोगे एज एन ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर। तो ये दो अलग अलग पोस्ट हैं जिनके ऊपर आप लोगों की जो है ज्वाइनिंग होगी आफ्टर क्वालिफाइंग दी यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि भाई इन दोनों पोस्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के बीच में डिफरेंस क्या है। तो एपीएफसी की अगर मैं क्लास की बात करूं कि भाई कौन सी क्लास की जॉब है, हमारे देश में हम क्लास ए, क्लास बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी बोलते हैं जॉब्स को, गवर्नमेंट जॉब्स को। तो गवर्नमेंट जॉब्स की किस कैटेगरी में जॉब्स आती हैं? तो क्लास ए है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि टॉप क्लास मानी जाती है। अगर आप आईएएस, आईपीएस का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, या फिर आप जैसे ईएसआईसी में डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो आप क्लास ए ऑफिसर बनते हो। टॉप मोस्ट पोस्ट होती है क्लास ए में, और क्लास ए का एंट्री लेवल जो है जॉब ये माना जाता है। अगर आप ईओ, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आप क्लास बी ऑफिसर बनोगे, आप इनसे एक लेवल नीचे रहोगे। तो यहां पर ईओ जो है वो एक लेवल नीचे एपीएफसी से। ईओ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आप लगभग 5-10 साल जॉब कर लेंगे तो प्रमोट होके आप एपीएफसी बनेंगे। तो यहां पर ध्यान ही रखना है कि ईओ एक नीचे जॉब है, एक लेवल नीचे जॉब है एपीएफसी के, और ईओ प्रमोट होके बाद में एपीएफसी बनता है विद इन द ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप अभी ईओ बन जाते हो तो एपीएफसी बनने के लिए आपको लगभग 5-10 साल काम करना पड़ेगा ईपीएफओ के अंदर, तब जाकर प्रमोशन आने के बाद आप लोग एपीएफसी बनेंगे। और एक मौका क्या है कि भाई आप डायरेक्टली एग्जाम क्वालिफाई करके एपीएफसी बन जाओ। तो आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा कि भाई एपीएफसी एक बेटर पोस्ट है, हम अपने साल भी बचा सकते हैं और हम सीधा एक हायर लेवल पे भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि भाई यहां पर आपको एक और चीज समझनी है छोटी सी, कि ईओ डिफरेंट पोस्ट नहीं है, ये एक ही पर्सन, शक्तिमान भी है, गंगाधर भी है। पहले आप 2-3 साल लगभग अकाउंट ऑफिसर की तरह काम करोगे, ऑफिस में बैठ के काम करोगे, आप अकाउंट्स क्लेम संभालोगे, आप सेटलमेंट करोगे, ठीक है, लोगों के क्लेम्स की, ये आपका काम रहेगा जो कि डेस्क वर्क रहेगा। उसके बाद आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर की डेजिग्नेशन ले लोगे, जहां पर आप फील्ड में काम करोगे, आप बेसिकली जो पीएफ एक्ट है उसको इन्फोर्स करने का काम करोगे। तो एक ही पर्सन पहले ईओ बनेगा और फिर वो ईओ बन जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग पोस्ट नहीं है, अलग अलग लेवल भी नहीं है, ये एक ही पोस्ट है, एक ही पर्सन की, पहले अकाउंट ऑफिसर की और फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। अब वापस आते हैं पे मैट्रिक्स की बात करते हैं। भाई ये तो पैसे का मामला है, समझना पड़ेगा ध्यान से कि एपीएफसी जो है वो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 10 की जो है पे ड्रॉ करता है। और लेवल 10 की पे का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो बेसिक पे है वो 15,600 से लेकर 39,100 के बीच में रहेगी, और आपकी ग्रेड पे 5,400 रहेगी। तो जब आप इनको पर्क्स एंड अलाउंसेस कंबाइन कर लोगे तो आपकी जो बेसिक पे है वो 56,100 से लेके 1,77,500 तक जाती है। और इन हैंड सैलरी अगर हम बात करें भाई हाथ में कितना आएगा वो बता दो, तो इन हैंड सैलरी इस पर्टिकुलर एग्जाम को ज्वाइन करने के बाद, एपीएफसी पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी इन हैंड जो आती है वो लगभग 1,05,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में आती है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई आप कौन सी सिटी में है, क्योंकि जो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है वो आपका उसी हिसाब से वेरी करता है। लेकिन अगर हम ईओ की बात करें तो लेवल 8 पोस्ट है 7th पे कमीशन के हिसाब से, तो 9,300 से लेकर 34,800
बेसिक पे, ग्रेड पे 4800, तो जो आपका पे बैंड बनता है वो 47,600 से लेके 1,51,100 तक बनता है। और यहाँ पर जो आपके हाथ में सैलरी आएगी बाबू भैया वो 85,000 से लेके 90,000 के बीच में आती है। तो ये आपको अगेन क्लैरिटी होनी चाहिए। एक और बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि भाई ये पे बैंड का मतलब क्या है नीचे वाली पे, कि मतलब इस पोस्ट पर आप हर साल जो है एक लेवल प्रमोशन होती है, वो डेजिग्नेशन की प्रमोशन नहीं होती। जैसे आरपीएफसी बनने से पहले आपको 5 साल एपीएफसी पोस्ट पे काम करना पड़ेगा, तो हर साल आपका एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो आपकी जो सैलरी है वो इस लेवल तक पहुंच सकती है डिफरेंट इंक्रीमेंट लगने के बाद। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि भाई कौन सी पोस्ट गेजेटेड पोस्ट है, गेजेटेड ऑफिसर हम कौन सी पोस्ट को क्वालिफाई करके बनेंगे, तो एपीएफसी एक आरटीआई रिप्लाई में बोला गया है कि भाई हाँ वो गेजेटेड पोस्ट है, लेकिन ईओ गेजेटेड पोस्ट नहीं है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, दोनों ही एग्जाम रेगुलर नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। एपीएफसी एग्जाम भी रेगुलर नहीं है, ईओ एग्जाम भी रेगुलर नहीं है। एपीएफसी एग्जाम 2002 में हुआ, फिर 2004 में हुआ, फिर 2012 में हुआ, फिर 2015 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। ईओ एग्जामिनेशन 1999 के बाद 17 में हुआ, फिर 21 में हुआ, फिर 23 में हुआ। तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम देखने को नहीं मिलेंगे और इसलिए शायद आपको इनके बारे में कम नॉलेज भी थी। एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दोनों ही पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, आप लोगों को सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, मिसगाइडेड कोई बच्चा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये जॉब है ईपीएफओ में, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है, एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी का पार्ट बनेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का पार्ट नहीं है। जैसे एएलसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बाकी पैरामीटर देखते हैं। भाई जॉब टाइप की अगर बात करें तो यहां पर दोनों जॉब सिमिलर है कि भाई अगर आप इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे तो आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं, आप परमानेंट बेसिस पे ज्वाइन करोगे। आप नॉन मिनिस्ट्रियल डेजिग्नेशन के साथ परमानेंट पोस्ट पे ज्वाइन करोगे। आप टिल रिटायरमेंट फिर इस जॉब को एंजॉय कर सकते हो, जब तक आप कुछ गड़बड़ अपने एंड पे ना कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं भाई काम की और पावर की। काम क्या रहेगा? देखिए एपीएफसी एक सुपरवाइजरी रोल है, एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल है। यहाँ पर आपका रिव्यू वर्क ज्यादा होता है। यहाँ पर आप जो इन्फोर्समेंट होती है या फिर जो एग्जामिशन है उनको रिव्यू करते हैं कि भाई किसी अगर इंडस्ट्री को एग्जाम्प्ट किया गया है कि भाई उसको पीएफ लोगों का नहीं काटना है, उसको एग्जाम्प्टेड इंडस्ट्री माना गया है, तो क्या बेसिस थे कि उनको एग्जाम्प्टेड किया गया, क्या वो बेसिस सही थे? आप जाके इंस्पेक्शन करते हो, देखते हो कि भाई उन्होंने जो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई किया है उनके पैरामीटर वगैरह सही है। तो ये काम आप लोगों का होता है। आप कैसी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एक ईओ ने आके बताया कि सर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कुछ धांधली कर रही है, वो लोगों का पीएफ जो है ड्यू सबमिट नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो अब आप जो है ईपीएफओ को रिप्रेजेंट करोगे लीगल प्रोसीडिंग्स में ऑन द बिहाफ ऑफ ईपीएफओ कि भाई उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए। आप यहाँ पर एक सिविल कोर्ट की पावर भी रखते हो कि आप उस पर्सन को समन के लिए बुला सकते हो, आप उससे कोई डॉक्यूमेंट मांग सकते हो फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो ये पावर एक ईपीएफसी ऑफिसर को दी गई है। प्लस आपके पास कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे कई बार आपको एक पर्टिकुलर रीजन में जो है कुछ कार्यवाही करने के लिए जिम्मेदारी दे दी गई होती है, तो आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको एचआर वाले काम भी करने पड़ते हैं कई बार। तो ये एक बड़ी पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है, जहां पर आपको डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अगर मैं ईओ की बात करूं तो एज एन एओ आप जो है अकाउंट एंड क्लेम स्टेटमेंट का काम करते हैं। अकाउंट ऑफिसर की जब आप जॉब पे होते हैं, कई बार आपको पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की तरह भी काम करना पड़ता है। कई बार आपको भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क संभालना पड़ता है। और आपका बेसिकली काम यह है कि भाई आप इंडस्ट्री में विजिट करके चेक करो कि पीएफ कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इंश्योरेंस स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, पेंशन स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो बेसिकली ये जो दोनों पोस्ट हैं ये एक दूसरे को पूरक बनाती हैं, एक दूसरे का एक तरह से जक्सटापोजिशन है कि भाई इनको हम अगर एक क्लब कर देंगे तब जाकर आपको एक प्रॉपर फंक्शनिंग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ईपीएफओ की देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपने समझना यह है कि भाई ये जो है वो एपीएफसी के अंडर काम कर रहा है, एपीएफसी आरपीएफसी के अंडर काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक हायरार्की है जहां पे ईओ इसके अंडर काम कर रहा होता है। अगर मैं पोस्टिंग्स की बात करूं तो अगेन पोस्टिंग इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करके आपके ऑल इंडिया में किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपको आपकी रैंकिंग के बेसिस पर पोस्टिंग देखने को मिलती है। सॉरी, यहाँ पे जो प्रमोशन है वो जनरली रेगुलर है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। पोस्टिंग आपको ऑल इंडिया के लेवल पे देखने को मिलेंगी, लेकिन पोस्टिंग आपकी रैंकिंग भी डिपेंड करेंगी। रैंकिंग का मतलब क्या है कि भाई अगर आप जो है रैंक 1 लेकर आ जाते हो, तो रैंक 1 लेने के बाद जब ज्वाइनिंग होती है ना, उससे पहले आप लोगों से जो है एक प्रेफरेंस की लिस्ट भरवाई जाती है कि भाई आप कौन से रीजन को या कौन से जोन को या फिर कौन से ऑफिस को प्रेफर करोगे। तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस डालनी होती है 1 से लेकर 128 जितने भी स्टैम्प सेंटर हैं कि भाई मैं सूरत जाना चाहता हूँ, मैं वापी जाना चाहता हूँ, मैं अहमदाबाद जाना चाहता हूँ, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, मैं चंडीगढ़ जाना चाहता हूँ, मैं हरियाणा जाना चाहता हूँ। तो आप अपने प्रेफरेंस 1 2 जो नीचे तक मेंशन कर देते हैं, फिर आपके रैंक के हिसाब से प्रेफरेंस आपको एलोकेट होती है। अगर आप रैंक 1 है आपको आपकी पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी। अब मान लो आपकी जो पहली प्रेफरेंस थी वही रैंक 2 की प्रेफरेंस थी, बट क्योंकि रैंक 1 जो है वो प्रेफरेंस 1 ले गया तो आपको रैंक 2 को प्रेफरेंस 2 मिलेगी उसकी। फिर तो इस तरीके से आपको सेंटर एलोकेट होते हैं। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। प्रमोशन की अगर बात करूं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एपीएफसी पोस्ट हायर पोस्ट है और इसको क्वालिफाई करने के बाद आपको प्रमोशंस भी रेगुलर मिलती हैं। लगभग 5 साल बाद आप आरपीएफसी 1 बन जाते हो, फिर आप आरपीएफसी 2 बन जाते हो, तो हर 5 साल बाद आपको जनरली प्रमोशन देखने को मिलेंगी। क्वाइट रेगुलर सिस्टम इज देयर फॉर द प्रमोशन फॉर एपीएफसी पोस्ट। लेकिन ईओए में आपको प्रमोशन इरेगुलर देखने को मिलती है, नॉन रेगुलर देखने को मिलती है। कई बार 8 साल, कई बार 10 साल, कई बार 5 साल, कई बार 12 साल, डिफरेंट पीरियड में प्रमोशन होती है, क्योंकि डिपेंड करता है कि भाई एपीएफसी पोस्ट पे वैकेंसी हुई है नहीं हुई है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एक और डिफरेंस आप में से हर एक बच्चा जानना चाहेगा कि सर इनमें से किसका एग्जाम डिफिकल्ट किसका इजी होता है। तो देखो, मैं अगर 2023 के बेसिस पे बात करूं तो आपको पेपर के डिफिकल्टी लेवल में हार्डली कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों ही पेपर टफ थे, एपीएफसी भी टफ था, ईओ भी टफ था। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनको ईओ ज्यादा टफ लगा कंपेयर टू एपीएफसी। तो अगेन डिफिकल्टी लेवल में ऑलमोस्ट सिमिलर है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि भाई फ्यूचर में आपको एपीएफसी एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट और देखने को मिल सकता है, क्योंकि हायर लेवल के लिए एग्जाम हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों बात ये आती है कि सर कौन से एग्जाम को चूज करें। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपकी एज लिमिट 30 से कम है, तो आप एपीएफसी एग्जाम दोनों दे सकते हो। तो उस केस में चॉइस का सवाल ही नहीं उठता, गो फॉर एपीएफसी, क्योंकि एपीएफसी से एक तो आप हायर पोस्ट ले लोगे, दूसरी बात कि भाई एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए आप ऑटोमेटिकली ईओ एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। तो यहां पर चॉइस का सवाल नहीं है, आप लोगों ने विदाउट एनी डाउट एपीएफसी के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आपकी एज लिमिट इसके लिए आपको परमिट कर रही है, और यही आपके लिए सुटेबल चॉइस भी होगी। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली हो। एंड दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप अब इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में इंटरेस्टेड हैं और एक कोर्स के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 3 डिफरेंट कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। पहला है मास्टर कोर्स, कंप्रेहेंसिव कोर्स कवरिंग ऑल दी कंपोनेंट ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जाम। इंग्लिश मीडियम का एक कोर्स है जहां पर आप लोगों को नोट्स, लाइव क्लासेस, वीडियोस रिकॉर्डेड और आपको चैप्टर वाइज क्विज और फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। वीकली मेंटर टॉक सेशन भी होता है। तो यहां पर आपको कंप्रेहेंसिव गाइडेंस मिल जाएगी फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। ये कोर्स है जीएस एंड क्यूआरई जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है उन बच्चों के लिए, यूपीएससी वाले बच्चों के लिए जिन्होंने स्पेशल कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली कवर करना है, वो इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इन कोर्सेज के बारे में अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।